Success is not final, failure there is not fatal. The RRB Group D exam is easy to moderate with a safe score 3.5. आज हम समझने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना को, जिसे हम अपना नेचुरल कैमरा भी कह सकते हैं। पता है, ये एक बहुत ही शानदार सफर होने वाला है, तो चलिए इसमें सीधे गोता लगाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार सीरीज के इस पहले पार्ट में। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर के सभी जरूरी पॉइंट्स को ना एक एक करके समझेंगे, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए आज उस कमाल के नेचुरल कैमरे को समझते हैं जिससे आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है हमारी अपनी आंखों की। चलिए इसके अंदर के सारे राज जानते हैं। हमारी आंखें हैं ना, वो बिल्कुल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार कैमरे की तरह काम करती हैं। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। अच्छा, इसको समझने के लिए आइए प्रकाश की यात्रा को फॉलो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉर्निया की, फिर आइरिस और प्यूपिल, उसके बाद क्रिस्टलियर लेंस और आखिर में रेटिना। मतलब लाइट की पूरी जर्नी कॉर्निया से शुरू होगी, आइरिस और प्यूपिल से गुजरेगी, लेंस उसे फोकस करेगा और कहानी खत्म होगी रेटिना पर एक तस्वीर के साथ। चलिए इस रास्ते को देखते हैं। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? देखिए, जैसे कैमरे के बाहर एक शीशा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी आंखों का भी एक एंट्री गेट है, एक प्रवेश द्वार। आइए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले आता है कॉर्निया। ये आंख का सबसे बाहरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हिस्सा है। आप इसे बस कैमरे का प्रोटेक्टिव ग्लास समझ लीजिए। ज्यादातर लाइट की किरणें सबसे पहले यहीं से हमारी आंख में एंटर करती हैं। अच्छा, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हमारी आंखें लाइट की मात्रा को कंट्रोल कैसे करती हैं? भाई, ये काम है आइरिस का। ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, बिल्कुल एक कैमरा के अपर्चर की तरह। और आइरिस के ठीक सेंटर में आपको मिलेगा प्यूपिल। ये वो असली छेद है जिसे आंख की खिड़की भी कहते हैं। यहीं से लाइट लेंस तक पहुंचती है। और ये सिस्टम ना बहुत ही स्मार्ट है। जब आप तेज रोशनी में जाते हैं तो आइरिस प्यूपिल को सिकोड़कर छोटा कर देता है ताकि कम लाइट अंदर आए। और जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ये फैल जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि आइरिस एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करता है। ये हमारी आंखों के जो नाजुक हिस्से हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा रोशनी से बचाता है और साथ ही ये भी पक्का करता है कि कम रोशनी में भी हम ठीक से देख पाएं। ठीक है, तो लाइट अब आंख के अंदर आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है? फोकसिंग। तो चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जो कैमरे के लेंस की तरह काम करता है। ये है हमारा क्रिस्टलियर लेंस। और ये कोई नॉर्मल कांच का नहीं बना है, बल्कि एक रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना है। और इसी वजह से ये बहुत ही लचीला होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, ये एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस लेंस के 3 मेन काम है। पहला, जो भी लाइट आ रही है उसे रेटिना पर फोकस करना। दूसरा, ये हमेशा एक रियल और इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है। और तीसरा, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो ये लाइट की किरणों को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, यानी केंद्रित करता है। तो लाइट ने एंटर कर लिया, कंट्रोल हो गई और फोकस भी हो गई। अब आता है फाइनल डेस्टिनेशन, वो स्क्रीन जहां असल में तस्वीर बनती है। और वो स्क्रीन है रेटिना। ये एक बहुत ही डेलिकेट, एक नाजुक सी झिल्ली है जो आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में होती है। इसे आप किसी डिजिटल कैमरे का सेंसर या फिर पुराने जमाने वाले कैमरे की फिल्म की तरह सोच सकते हैं। फाइनल इमेज यहीं पे बनती है। पर रेटिना इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? ये लेंस से बनी हुई रियल और इन्वर्टेड इमेज को कैप्चर करते हैं और फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। और यही सिग्नल फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक बार फटाफट से दोहराते हैं। लाइट कॉर्निया से एंटर करती है, आइरिस और प्यूपिल उसे कंट्रोल करते हैं, क्रिस्टलियर लेंस उसे रेटिना पर फोकस करता है और फाइनली रेटिना पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। सिंपल है ना? और सच में यही बात तो इसे इतना खास बनाती है। ये कोई मशीन नहीं है, ये नेचर का एक कमाल का डिजाइन है जो हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आंख की बनावट तो हमने देख ली, लेकिन कभी सोचा है कि हमारी आंखें पास और दूर की चीजों पर अपना फोकस कैसे बदल लेती हैं? और हाँ, हमारी आंखों का ये कैमरा आखिर कितने मेगापिक्सल का है, ये सब जानेंगे हम पार्ट 2 में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने आंख की बनावट को समझा था। अब इस दूसरे भाग में चलिए बात करते हैं आंखों की एक ऐसी जादुई शक्ति की
जो किसी भी कैमरे को मात दे दे, और वो है फोकस बदलने की कमाल की क्षमता। जरा सोच कर देखिए, एक पल में हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और अगले ही पल खिड़की के बाहर किसी दूर के पेड़ को देखने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही तस्वीरें एकदम साफ दिखती हैं। ये हमारी आंखों की सबसे इनक्रेडिबल खूबियों में से एक है कि वो पलक झपकते ही अपना फोकस बदल लेती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? विज्ञान की भाषा में इस जादू का एक नाम है समंजन क्षमता, या जिसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं। इसे आप हमारी आंखों का अपना बिल्ट इन ऑटो फोकस सिस्टम समझ सकते हैं। तो आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारा जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, उसे बदल सकता है। और बस इसी काबिलियत की वजह से हम पास और दूर की चीजों पर इतनी तेजी से फोकस कर पाते हैं। यही वो शक्ति है जो हमारी नजर को इतना डायनामिक बनाती है। तो ठीक है, ये ऑटो फोकस काम कैसे करता है? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म छुपा हुआ है। आइए देखते हैं कि हमारी आंखें ये कमाल आखिर करती कैसे हैं। इस पूरे प्रोसेस के पीछे का सीक्रेट इंजन है हमारी सिलियरी मसल्स। ये छोटी छोटी मांसपेशियां हमारे लेंस की शेप को कंट्रोल करती हैं। जब हमें पास की कोई चीज देखनी होती है तो ये सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। और जब हम दूर देखते हैं तो ये मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। बस लेंस का यही मोटा और पतला होना उसकी फोकल लेंथ को बदलता है और हमारा फोकस एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए, दुनिया के किसी भी कैमरे की तरह हमारी आंखों की भी फोकस करने की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है। तो चलिए हमारी नजर की इन सीमाओं को भी समझ लेते हैं। हमारी नजर की ना दो हदें होती हैं। एक है निकट बिंदु, यानी वो सबसे करीबी पॉइंट जहां तक हम बिना आंखों पर जोर दिए साफ साफ देख सकते हैं। और दूसरा है दूर बिंदु, मतलब वो सबसे दूर का पॉइंट जहां तक हमारी नजरें एकदम क्लियर देख सकती हैं। और ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। एक हेल्थी आंख के लिए निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु वो है अनंत। जी हाँ, इन्फिनिटी। जरा सोचिए, रात में हम जो तारे देखते हैं वो हमसे कितनी कितनी दूर हैं, फिर भी हमारी आंखें उन्हें देख लेती हैं। ये हमारी आंखों की कमाल की रेंज को दिखाता है। तो हमारी रेंज 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक है। अब इस कमाल की रेंज के साथ एक सवाल तो मन में आता ही है कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सामने हमारी आंखें कितनी पावरफुल हैं। चलिए एक मजेदार कंपैरिजन करते हैं। हमारे स्मार्टफोन के कैमरे के मुकाबले हमारी आंख असल में कितनी ज्यादा शक्तिशाली है? इसका जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, 576 मेगापिक्सल्स। हमारी आंखों की जो रेजोल्यूशन पावर है वो लगभग 576 मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर है। ये आज के किसी भी टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन कैमरे से कई गुना ज्यादा है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, कुदरत ने हमें 576 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई में एक कमाल की बात है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल कैमरे जितनी पावरफुल हैं, तो फिर इतने सारे लोगों को चश्मे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों लोगों को पास या दूर का दिखना कम हो जाता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब छिपा है दृष्टि दोषों में, यानी विजन डिफेक्ट्स में। और इन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे। तब तक अपनी इन शानदार आंखों का ख्याल रखिए। पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस, नाम सुनकर तो लगता है कि निकट की दृष्टि में कोई दोष होगा, है ना? पर होता ठीक उल्टा है। इसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। अजीब है, राइट? आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो यही है वो सवाल जो सबके दिमाग में आता है। नियर साइटेडनेस मतलब निकट की नजर, पर देख दूर का नहीं सकते। ये नाम इतने उल्टे क्यों हैं? मतलब ऐसा क्यों है कि नाम कुछ और कह रहा है और हो कुछ और रहा है? इसी गुत्थी को सुलझाना है आज। ओके, तो इस पूरे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले इस नाम वाली उलझन को ही सुलझाएंगे, फिर हम मायोपिया को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसकी ठीक उल्टी कहानी हाइपरमेट्रोपिया को देखेंगे, और हाँ, आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सब कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी उलझन से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर इन भ्रामक नामों का चक्कर क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है।
मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसमें निकट की दृष्टि तो एकदम साफ होती है, लेकिन दूर की चीजें धुंधली हो जाती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की दृष्टि एकदम क्लियर होती है, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना वो मुश्किल हो जाता है। तो मतलब जो नाम है वो दृष्टि ठीक है और दूसरी वाली में प्रॉब्लम है। सिंपल, ठीक है। तो अब जब नामों का कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो चलिए जरा मायोपिया के साइंस को समझते हैं। आखिर हमारी आंख के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ हो जाता है कि दूर की चीजें ब्लर हो जाती हैं? देखिए, सारा खेल फोकस का है। हमारी आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, बिल्कुल एक सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह। अब अगर तस्वीर एकदम साफ चाहिए तो लाइट को सीधे इस पर्दे पर फोकस होना होगा। पर मायोपिया में क्या होता है, ये लाइट पर्दे तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही फोकस हो जाती है और नतीजा पर्दे पर एक धुंधली ब्लर इमेज बनती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब ये लाइट पहले क्यों फोकस हो रही है? क्या आंख के अंदर कुछ बदल जाता है? हाँ, इसकी दो मेन वजह हो सकती हैं। पहली, हमारी आंख का जो लेंस है वो जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो गया है, मतलब वो लाइट को बहुत ज्यादा मोड़ देता है। या फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कि हमारी आंख का आकार जो गोल होना चाहिए वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मतलब रेटिना जो है वो अपनी जगह से थोड़ा पीछे चला गया है। अब दोनों ही केस में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। ये लेंस क्या करता है, ये आंख में जाने वाली लाइट को पहले थोड़ा सा फैला देता है। इससे होता यह है कि जो हमारी आंख का लेंस लाइट को ज्यादा मोड़ रहा था वो बैलेंस हो जाता है और बूम, इमेज एकदम परफेक्टली रेटिना पर बनती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये तो थी मायोपिया की कहानी। अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा यानी हाइपरमेट्रोपिया। समझते हैं कि दूरदृष्टि दोष के पीछे का विज्ञान क्या है। जैसा मैंने कहा, यहां पर कहानी एकदम उल्टी है। मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, है ना? हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे बनती है, मतलब लाइट फोकस ही नहीं हो पाती और पर्दे को पार कर जाती है। इसीलिए पास की चीजें धुंधली दिखती हैं और इसके कारण भी मायोपिया के ठीक उल्टे हैं। या तो आंख का लेंस कमजोर हो गया है, मतलब वो लाइट को ठीक से मोड़ नहीं पा रहा है, या फिर आंख का आकार थोड़ा छोटा हो गया है जिससे रेटिना अपनी जगह से आगे आ गया है। दोनों ही मामलों में फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे चला जाता है और इसे ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये लेंस मायोपिया वाले लेंस का उल्टा होता है। इसका काम है लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। तो ये लेंस आंख की कमजोर पावर की मदद करता है और इमेज को खींचकर सही जगह यानी रेटिना पर ले आता है। ओके, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मुझे पता है ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो सवाल ये है कि इन सब को बिना किसी कंफ्यूजन के याद कैसे रखा जाए। चलिए इसका एक बहुत ही आसान तरीका देखते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक साथ है। मायोपिया दूर का नहीं दिखता, इमेज रेटिना के सामने बनती है और इलाज है कॉनकेव यानी अवतल लेंस। अब हाइपरमेट्रोपिया में ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, पास का नहीं दिखता, इमेज रेटिना के पीछे बनती है और इलाज है कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। देखिए कितना सिंपल है जब सब एक साथ हो। और अब वो फाइनल ट्रिक जो आपके सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए मिटा देगी। बस एक लाइन याद रखनी है, निकट में दूर का गया, दूर में निकट का गया। एक बार और, निकट में दूर का गया, दूर में निकट का गया। मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की नजर चली जाती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की। बस इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। पर आंखों की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो हुई जवानी की बात है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब आंखों में कौन सी दिक्कत होती है? और एक बहुत जरूरी सवाल, नेत्रदान कौन कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे पार्ट। नमस्कार, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र पर हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा डिस्कशन दो बहुत ही दिलचस्प चीजों पर है। एक तो है उम्र के साथ आने वाली एक आम समस्या और दूसरी है एक ऐसा काम जिसे महादान भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो इस चौथे हिस्से में हम सबसे पहले जानेंगे कि बुढ़ापे में आंखों की कौन सी समस्याएं आती हैं और फिर बात करेंगे एक बहुत ही नेक काम नेत्रदान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुढ़ापे में धुंधली नजर की, जिसे प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और क्यों होता है।
आपने शायद अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, है ना, कि वो अखबार या किताब को थोड़ा दूर रख कर पढ़ते हैं, या फोन की स्क्रीन को भी। कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पास की चीजें देखने में ये दिक्कत आखिर क्यों आने लगती है? वेल, इसी कंडीशन को साइंस की भाषा में कहते हैं प्रेस बायोपिया। अब होता क्या है, हमारी आंखों में पास या दूर की चीजों पर फोकस करने के लिए एक कमाल की क्षमता होती है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। उम्र के साथ यही पावर, यही क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, और बस इसी वजह से पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये पावर कम क्यों होती है? देखिए, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि हमारी आंखों में जो सिल्यूरी मसल्स होती हैं, जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। और दूसरा, खुद जो आई लेंस है उसकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसका लचीलापन, वो भी वक्त के साथ घटने लगता है। पर अच्छी बात ये है कि इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। इसका उपाय है बाइफोकल लेंस। आपने देखा होगा कुछ चश्मों में लेंस पर नीचे की तरफ एक लाइन सी बनी होती है। दरअसल उसमें दो लेंस होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो कि कॉनकेव लेंस होता है, वो दूर देखने में मदद करता है, और नीचे वाला हिस्सा जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो पास की चीजें जैसे किताब वगैरह पढ़ने के काम आता है। चलिए अब आंखों की समस्याओं से हटकर जरा आंखों के कमाल की बात करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे पास एक की जगह दो आंखें क्यों हैं? अरे भाई, इसके एक नहीं, कई जबरदस्त फायदे हैं। 180 डिग्री, जी हाँ, 180 डिग्री। ये वो वाइड एंगल है, वो दायरा है जिसमें हम अपनी दुनिया को देख पाते हैं, और ये कमाल सिर्फ और सिर्फ दो आंखों की वजह से ही मुमकिन है। आप चाहें तो अभी ट्राई करके देख सकते हैं। अपनी एक आंख बंद कीजिए, आपको लगभग 150 डिग्री का नजारा दिखेगा। अब दोनों आंखें खोलिए, देखा, आपका फील्ड ऑफ व्यू एकदम से बढ़कर 180 डिग्री हो गया। मतलब हम अपने आसपास की दुनिया को कहीं ज्यादा बड़े कैनवस पर देख पाते हैं। और फायदा सिर्फ वाइड व्यू का ही नहीं है। दो आंखों की वजह से हम धुंधली या बहुत हल्की चीजों को भी बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। और सबसे मजेदार बात, हमें दुनिया 3 डायमेंशनल में दिखती है। जी हाँ, 3 डायमेंशनल व्यू। इसी से हमें डेप्थ का, मतलब कौन सी चीज कितनी दूर है, इसका सही अंदाजा लगता है। तो ये तो हुई हमारी आंखों की ताकत की बात। अब बात करते हैं एक ऐसे महादान की जो जाने के बाद भी किसी की दुनिया को रोशन कर सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर बहुत से सवाल और गलतफहमियां होती हैं, जैसे कौन दान कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, लगभग हर कोई। आपकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चश्मा पहनते हैं तब भी कर सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि डायबिटीज या अस्थमा के मरीज भी ये नेक काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ नेत्रदान नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, टेटनस या हैजा जैसी संक्रामक, मतलब एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारियों से पीड़ित है, तो वो दान नहीं कर सकता। और ये नियम सुरक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा मानव नेत्र का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है प्रेस बायोपिया और नेत्रदान से जुड़ी ये बातें आपके काम आएंगी। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले यानी पार्ट 5 में हम एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में कदम रखेंगे, रंग बिरंगा संसार, और जानेंगे कि एक छोटे से प्रिज्म से वो 7 खूबसूरत रंग आखिर निकलते कैसे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है पार्ट 5 में। अब हम एंटर कर रहे हैं फिजिक्स की दुनिया में। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक मामूली सा कांच का टुकड़ा और प्रकृति का इतना सुंदर नजारा, मतलब दोनों में क्या कनेक्शन है? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इंद्रधनुष को समझने के लिए ना, हमें पहले उसके हीरो को समझना होगा, और वो हीरो है प्रिज्म। तो ये प्रिज्म आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये कांच का एक खास शेप में काटा हुआ टुकड़ा है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये रोशनी को मैनिपुलेट कर सके, उसे मोड़ सके। इसका सबसे बेसिक काम है रोशनी को मोड़ना, जिसे हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो होता ये है कि रोशनी की किरण 2 बार अपना रास्ता बदलती है, एक बार प्रिज्म में घुसते वक्त और दूसरी बार उससे बाहर निकलते वक्त। अब इसको ऐसे समझिए, रोशनी की किरण सीधी जा रही थी, लेकिन प्रिज्म से निकलने के बाद उसका रास्ता बदल गया,
तो पहले वाले रास्ते और इस नए रास्ते के बीच जो एंगल बना ना, बस उसी को विचलन कोण या एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। ये हमें ये बताता है कि प्रिज्म ने रोशनी को कुल मिलाकर कितना मोड़ा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रिज्म के पास ना एक छुपी हुई सुपर पावर भी है। वो सिर्फ रोशनी को मोड़ता नहीं है, बल्कि कुछ और भी करता है। जी हाँ, और यही तो इसका असली कमाल है। ये सिर्फ रोशनी की दिशा नहीं बदलता, बल्कि सफेद रोशनी को उसके असली 7 रंगों में तोड़ देता है। रोशनी के इस तरह अपने 7 रंगों में बिखर जाने की जो घटना है, इसी को हम विज्ञान की भाषा में विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। और यकीन मानिए, इंद्रधनुष को समझने के लिए ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। और इसका नतीजा क्या होता है? हमें मिलता है रंगों का एक खूबसूरत बैंड, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसे याद रखने का वो बचपन वाला तरीका तो है ही। विबज्योर, बैंगनी से लेकर लाल तक सारे रंग इसी में हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो 7 रंग है ना, ये एक जैसे नहीं मुड़ते। एक पक्का नियम है, लाल रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है वो सबसे कम झुकता है, और बैंगनी रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है वो सबसे ज्यादा झुकता है। ये नियम बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि प्रिज्म रोशनी को मोड़ता भी है और तोड़ता भी है, पर सवाल ये है कि इसका आसमान वाले इंद्रधनुष से क्या लेना देना। इसका सारा राज ना इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, जब बारिश होती है तो उसके बाद हवा में पानी की लाखों छोटी छोटी बूंदें तैरती रहती हैं, और हर एक बूंद अपने आप में एक नन्हे से प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती है। और हर एक बूंद के अंदर 3 स्टेप्स में एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले सूरज की रोशनी बूंद के अंदर घुसती है, और घुसते ही मुड़ती है और 7 रंगों में टूट जाती है। फिर ये टूटे हुए रंग बूंद की पिछली सतह से टकराकर वापस अंदर ही लौट आते हैं। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आखिर में ये 7 रंग बूंद से बाहर निकलते हैं, एक बार फिर से मुड़ते हुए, और सीधा हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इंद्रधनुष कोई चीज नहीं है जो आसमान में कहीं रखी हो। ये तो एक ऑप्टिकल इफेक्ट है। ये तब बनता है जब लाखों पानी की बूंदों से सूरज की रोशनी एक खास एंगल से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इंद्रधनुष तो बरसात में दिखता है, लेकिन तारे हर रात क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं? ये वायुमंडल का एक और दिलचस्प खेल है, और इसी को समझेंगे हम पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 में हम आसमान की ओर देखेंगे और एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है। तारे टिमटिमाते तो हैं, लेकिन क्या सच में उनकी लाइट बंद चालू होती है? चलिए आज इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझते हैं। हम सबने रात में टिमटिमाते हुए तारे देखे हैं। लगता है जैसे कोई आसमान में बैठकर एक स्विच को फटाफट ऑन ऑफ कर रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर इसके पीछे कोई जबरदस्त साइंस छुपा है? आज की हमारी पड़ताल इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। आसमान में होने वाली इन सभी घटनाओं का राज कहीं और नहीं बल्कि यहीं जमीन पर ही छिपा है, हमारे वायुमंडल में। मतलब ये जो हवा की चादर हमें घेरे हुए है ना, वो सिर्फ सांस लेने के काम नहीं आती। असल में ये एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब तारों या सूरज से आने वाली रोशनी हमारे वायुमंडल में दाखिल होती है तो वो सीधी लाइन में नहीं चलती, हमारा वायुमंडल उसे मोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के ग्लास में रखी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखती है। तो चलिए अब सबसे पहले उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और अगर तारे टिमटिमाते हैं तो फिर ग्रह क्यों नहीं? इसे समझने के लिए हमें तारों की रोशनी के नेचर को समझना होगा। देखिए, तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो हमें रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पॉइंट सोर्स कहते हैं। और ये जो छोटा सा बिंदु है ना, यही टिमटिमाने के पूरे खेल के लिए जिम्मेदार है। और कहानी का दूसरा जरूरी हिस्सा है हमारा वायुमंडल। ये हवा का कोई शांत तालाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें गर्म और ठंडी हवा की परतें होती हैं, जिनमें लगातार उथल पुथल मची रहती हैं। ये हर पल हिलती रहती हैं, कहीं हवा घनी है तो कहीं हल्की। तो होता क्या है, जब उस छोटे से पॉइंट सोर्स से आने वाली रोशनी इन हिलती डुलती परतों से गुजरती है तो उसका रास्ता लगातार रैंडमली बदलता रहता है। कभी थोड़ी ज्यादा रोशनी हमारी आंखों की तरफ मुड़ जाती है तो अगले ही पल थोड़ी कम।
तो जब ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, हमें तारा चमकीला दिखाई देता है, और अगले ही पल जब कम प्रकाश पहुंचता है तो वो धुंधला हो जाता है। ये जो तेजी से ब्राइट और डिम होने का सिलसिला है, बस इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। मतलब तारे असल में अपनी रोशनी बंद चालू नहीं कर रहे हैं। और हाँ, ग्रह इसीलिए नहीं टिमटिमाते, वो हमारे काफी करीब हैं, तो वो एक पॉइंट सोर्स के बजाय विस्तृत स्रोत की तरह दिखते हैं। तो वायुमंडल की हलचल से रोशनी थोड़ी बहुत इधर उधर होती भी है तो उसका असर खत्म हो जाता है और हमें एक स्थिर रोशनी दिखाई देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन का यही सिद्धांत एक और बहुत ही दिलचस्प घटना के लिए जिम्मेदार है, जो हमें हर सुबह और हर शाम देखने को मिलती है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, कि सूरज अभी उगा भी नहीं, होराइजन के नीचे ही है, और फिर भी हमें दिखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई 1-2 सेकंड की बात नहीं है। हम सूरज को असल में क्षितिज पार करने से लगभग 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे 2 मिनट पहले। तो देखिए होता क्या है, जब सूरज असल में क्षितिज यानी होराइजन के नीचे होता है तो उसकी किरणें हमारे वायुमंडल में घुसते ही पृथ्वी के कर्वेचर के साथ नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। हमारी आंखें इन मुड़ी हुई किरणों को सीधा देखती हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सूरज पहले ही क्षितिज के ऊपर आ गया है। और ये जादू सिर्फ सुबह ही नहीं होता, शाम को भी सूरज के क्षितिज के नीचे चले जाने के 2 मिनट बाद तक हम उसे देख पाते हैं। इसका मतलब है कि वायुमंडलीय अपवर्तन हमें हर दिन लगभग 4 मिनट की एक्स्ट्रा सूरज की रोशनी देता है। कमाल है ना? तो तारों का टिमटिमाना हो या समय से पहले सूर्योदय, ये सब कोई जादू टोना नहीं है। ये सिर्फ एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत का नतीजा है, जो हमारे आसमान को भ्रमों का एक बहुत ही खूबसूरत मंच बना देता है। ये लाइन ना सब कुछ कह देती है। हम जो कुछ भी आसमान में देखते हैं वो वायुमंडल के इस विशाल लेंस से होकर गुजरता है, जो हमारे लिए असलियत को थोड़ा मोड़ देता है, उसे थोड़ा बदल देता है और उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो तारों की कहानी तो हो गई, अब तैयार हो जाइए फाइनल पार्ट के लिए, पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे कि आसमान नीला क्यों है और खतरे का निशान हमेशा लाल ही क्यों होता है। यकीन मानिए, ये सबसे दिलचस्प पार्ट होने वाला है। तो आ गए हैं हम इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी और 7वें पार्ट में। आज हम सुलझाएंगे रंगों का सबसे बड़ा रहस्य। ये आसमान नीला क्यों है और वही सूरज उगते और ढलते वक्त लाल क्यों हो जाता है। हम सब ने ये खूबसूरत नजारे देखे हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि एक ही आसमान और एक ही सूरज दिन के अलग अलग वक्त पर इतने अलग रंग कैसे दिखा सकता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का विज्ञान छिपा है। चलिए आज उसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी पहेली की जो चाबी है वो एक ही कॉन्सेप्ट में छिपी है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बस ये एक चीज समझ ली तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा, इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए सूरज की रोशनी एक सीधी लाइन में आ रही है, लेकिन हमारे चारों तरफ हवा में धूल और गैस के अरबों छोटे छोटे कण हैं। जैसे ही रोशनी इन कणों से टकराती है, वो एक सीधी लाइन में नहीं रह पाती, वो चारों तरफ बिखर जाती है, फैल जाती है। बस इसी बिखरने को स्कैटरिंग कहते हैं। पर मजेदार बात यह है कि कौन सा रंग बिखरेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि टकराने वाले कण का साइज क्या है। जो बहुत ही छोटे कण होते हैं ना हवा में, वो नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, लेकिन जो बड़े कण होते हैं, जैसे बादलों में पानी की बूंदें, वो किसी रंग से भेदभाव नहीं करती, वो सारे रंगों को बराबर बिखेर देती हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? सफेद बादल। तो चलिए, अब जब हम मूल सिद्धांत समझ गए हैं तो अपनी पहली गुत्थी सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी न कभी जरूर सोचा होगा, तो आज इसका जवाब मिलने वाला है। तो होता ये है कि दिन के समय जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसकी रोशनी को हवा में ज्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़ता। इस छोटे से रास्ते में हवा के छोटे छोटे कण, जैसा हमने अभी बात की, वो नीले रंग को, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, बाकी रंगों से कई गुना ज्यादा बिखेर देते हैं। और यही बिखरा हुआ नीला रंग पूरे आसमान में छा जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो इसका सीधा सा नियम बस इतना है, जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी उसका बिखराव उतना ही ज्यादा। बस यही है नीले आसमान का पूरा राज। छोटी वेवलेंथ वाला नीला रंग बिखर कर फैल जाता है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाला लाल रंग लगभग सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो नीले आसमान का रहस्य तो खोल गया। अब चलते हैं दिन के दूसरे छोर पर, यानी सुबह और शाम के वक्त।
लेकिन एक मिनट, अगर स्कैटरिंग से आसमान नीला होता है तो फिर सूरज लाल कैसे हो सकता है? ये तो थोड़ी उलझन वाली बात हो गई है ना। चलिए इस दिलचस्प पहेली को भी सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है दूरी। जी हाँ, सुबह और शाम के वक्त सूरज आसमान में नीचे होता है, क्षितिज पर। इसकी वजह से सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए हवा की एक बहुत बहुत मोटी परत को पार करना पड़ता है। ये रास्ता दोपहर के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा होता है। अब सोचिए, जब रोशनी इतने लंबे रास्ते से गुजरती है तो छोटी वेवलेंथ वाला बेचारा नीला रंग तो रास्ते में ही पूरी तरह बिखर कर खत्म हो जाता है। वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता। आखिर तक कौन सा रंग बचता है? सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले रंग, जैसे लाल, नारंगी और पीला। और इसीलिए हमें उगता और ढलता सूरज लाल दिखाई देता है। कमाल है ना? वाह, प्रकृति के ये रंगीन खेल सच में कितने अद्भुत हैं। चलिए, जो भी हमने आज सीखा है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली 3 बातें हैं। पहला, आसमान नीला है क्योंकि दिन में रास्ता छोटा होता है और नीला रंग बिखरकर हम तक पहुंचता है। दूसरा, सूरज लाल है क्योंकि सुबह शाम रास्ता लंबा होता है और नीला रंग रास्ते में ही खो जाता है, सिर्फ लाल हम तक पहुंचता है। और तीसरा, बादल सफेद हैं क्योंकि उनकी बड़ी बूंदें किसी भी रंग से पक्षपात नहीं करती और सबको बराबर बिखेरती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ प्रकाश यानी लाइट पर हमारी ये शानदार यात्रा यहीं खत्म होती है। हमने इंसान की आंख से लेकर इंद्रधनुष तक हर चीज को समझने की कोशिश की। अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स में से कोई भी मिस किया है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। और विज्ञान के ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों को समझने के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम एक बिल्कुल नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत करेंगे, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया। मिलते हैं बहुत जल्द।